अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में 1.4, 5, 6 और 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस देखेंगे और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम लोग सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन कवर करेंगे और एक एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि सोल्युबिलिटी कर्व्स किस तरह बनते हैं। उसके बाद लास्ट पे हम लोग प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन वाटर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सोल्यूट, व्हाट इज सोल्यूट? द सब्सटेंस which dissolves in the solvent, which dissolves in the solvent. And require in lesser quantity. It's mean that कि ये कम क्वांटिटी में रिक्वायर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शुगर है या सॉल्ट है, ठीक है। शुगर और सॉल्ट जब हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली शुगर और सॉल्ट की क्वांटिटी कम होगी एज कंपैरेटिवली टू वाटर। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट? सब्सटेंस in which solute dissolves and it requires in large quantity. For example, water. ऑब्वियसली वाटर और सॉल्ट को जब हम मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्यूशन डेफिनेशन इज when solute dissolves in the solvent, it forms solution. For example, sugar in water or salt in water. Water or salt in water. डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि सोलवेंट बेसिकली ये लिक्विड है और ये लिक्विड क्या है? ये वाटर है। और ये सोल्यूट है हमारे पास, सोल्यूट के पार्टिकल्स। आप ये कह सकते हैं ये पार्टिकल्स किसके हैं? सॉल्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं या शुगर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अब जब मिलेंगे तो इनका मिक्सचर बनेगा और उस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन which contains as much dissolved solid as possible at a particular temperature. इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता। इट मींस दैट कि जब हम लोग मैक्सिमम
अमाउंट ऑफ सॉलिड इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सॉलिड ऐड किया इन वाटर, तो हम लोग इसको मिक्स करते जा रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सोल्यूबल होता जाए और सोल्यूशन बनता जाए और एक हद तक ये एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो यहाँ पर नीचे अनडिसॉल्व्ड इनसोल्यूबल रह जाएंगे। इट मीन्स दैट के मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर हो चुकी है और इससे ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम सॉलिड की ऐड करते हैं, चाहे वो सॉल्ट है या शुगर है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ इनसोल्यूबल अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है और वो हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पर रूम टेम्परेचर हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 grams of solvent, 100 grams of solvent at a particular temperature. इसका मतलब जब ये पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ये देखें इस पोर्शन में पार्टिकल्स क्या हैं, ज्यादा हैं, तो जब ये पार्टिकल ज्यादा होंगे तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी कम हुई है, यहाँ पर लेस सोल्यूबल। और जब हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर पार्टिकल्स कम हैं, ठीक है, ये सोल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास कम हैं, तो इसका मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स सोल्यूबल हो चुके हैं, तो यहाँ पर मोर सोल्यूबिलिटी, मोर सोल्यूबल, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एक फैक्टर है जो कि टेम्परेचर फैक्टर है, टेम्परेचर फैक्टर affects solubility। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, और कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है जो जिससे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज की जा सके, ठीक है। एक फैक्टर तो टेम्परेचर आ गया, दूसरा फैक्टर जब हम सॉल्यूशन को स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने से भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हमारे पास। उसके बाद अब ये प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन वाटर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट पे हमने एक चाइना डिश लेनी है और उसको वेट करना है। क्या लेना है? चाइना डिश, और उसको वेट कर लेना है। फिर उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वाटर लेना है और वाटर के साथ उसमें पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट हमने ऐड करना है। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट के ऐड करने के बाद इस वाटर को 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। कितना डिग्री सेल्सियस तक? 40 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट करना है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट, ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसको डायरेक्ट हीट क्यों नहीं किया, वाटर क्यों लिया? ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पर वाटर इसलिए लिया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हीट अप क्विकली, वाटर पार्टिकल्स जल्दी जल्दी हीट हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इधर हमने वाटर लिया है बीकर में बाहर।
उसके बाद अब क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में आपने इसको कूल डाउन करना है। क्या करना है, आपने इसको कूल डाउन करना है। कूल डाउन के लिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, 40 डिग्री सेल्सियस तक इसको कूल डाउन करना है। फिफ्थ प्रोसेस में आपने इस सारे सॉल्यूशन में से थोड़ा सा सॉल्यूशन चाइना डिश में लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने चाइना डिश का दोबारा वेट करना है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्यूशन था, ठीक है, और सॉल्यूशन के साथ साथ चाइना डिश है, ठीक है, इसका भी वेट होगा, चाइना डिश प्लस सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक आपका सोल्यूट है और एक सोलवेंट, ठीक है, ये तीन चीजों का मैच करना। उसके बाद आपने ये चाइना डिश जो है इसको हीट करना है ताकि इसमें से वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाएं। अब यहाँ पर देखें ये स्टीम पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टीम क्यों यूज की, स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से इसको हीट अप करने में जो है मतलब ज्यादा टाइम चाहिए था, तो हमने इस तरह इसको इसके ऊपर प्लेस किया। उसके बाद लास्ट पे जब सारे का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए तो उसके बाद आपने दोबारा जो है इसको वेट कर लेना। अब इसका मतलब वाटर इवेपोरेट हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, सोल्यूट बच गया प्लस चाइना डिश, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है हमारे साथ। नेक्स्ट, अब ये आपके पास क्या है, ये सोल्युबिलिटी कर्व है। अब सोल्युबिलिटी कर्व में आप देख रहे होंगे यहां पर एक आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है और दूसरा कर्व जो है वो पोटेशियम क्लोराइड का। अब अगर आप सोल्युबिलिटी फैक्टर चेक करें तो इधर पोटेशियम क्लोराइड का सोल्युबिलिटी इसकी कम है एज कंपैरेटिवली टू पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी कम है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपको टेबल में दो चीजें प्रोवाइड की हैं, टेम्परेचर और सोल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 100 grams ऑफ वाटर। अब देखें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 31.2 है, 30 डिग्री सेल्सियस पे 37.2 है, 40 डिग्री सेल्सियस पे 40 सोल्युबिलिटी है, 70 डिग्री सेल्सियस पे 48.5 है, 90 पे 53.9 है। तो देखें टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपने ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें प्रॉपरली शो किया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो उस पे सोल्युबिलिटी 31 पॉइंट समथिंग होगी, और इसी तरह अगर आप 40 पे देखें तो 40 है, 50 पे देखें तो ये 42.5 इतनी सोल्युबिलिटी शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखें तो ये 51 पॉइंट समथिंग सोल्युबिलिटी शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं जो कि पेपर में आते हैं, द सोल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 50 डिग्री सी। तो हमने दोबारा अपने ग्राफ पे चले जाना है, यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेना है और इस पे हमने सोल्युबिलिटी चेक करनी है। ऐसे स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है और यहाँ से इधर ऐसे डॉटेड में आपने ड्रॉ करना, ठीक है, टू चेक द सोल्युबिलिटी। अब देखें ये 40 से अबव है और ये 41 जो है सोल्युबिलिटी होगी इसकी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 41 सोल्युबिलिटी लिख लेते हैं। उसके बाद द मैक्सिमम मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दैट वुड डिसॉल्व इन 50 grams ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाए वापस क्वेश्चन पे,
40 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर दिया था ना, तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितना डिसॉल्व होता है? 40। अब बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, ये 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, बट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 50 ग्राम्स ऑफ वाटर लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको हाफ कर देंगे, तो इसकी सोल्युबिलिटी 20 हो जाएगी हमारे पास सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में the temperature at which crystals will first appear if you cooled a hot solution containing 51 gram of potassium chloride in 100 grams of water। इसका मतलब अब उसने क्या किया है, आपको solubility दी है और आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है कि वो टेम्परेचर क्या होगा। तो सोल्युबिलिटी, अब आपने दोबारा ग्राफ पे आ जाना है, यहाँ पे 51 पे सोल्युबिलिटी 51 हो तो ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ये उसने खुद हमें बता दिया था। ऑल क्लियर। नाउ लास्ट पे, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वुड क्रिस्टलाइज फ्रॉम द सॉल्यूशन इन B3 if the temperature fell to 10 डिग्री सेल्सियस। अब हम B3 क्वेश्चन पे चले जाएं तो वहां पर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और 51 ग्राम सोल्युबिलिटी थी। अब वो कहता है mass of potassium chloride फाइंड करें from the solution in B3 if the temperature fell to 10 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था? 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अब कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, इस पे कितनी सोल्युबिलिटी थी हमारे पास? 51.0। ठीक है, अब आपने 10 डिग्री सेल्सियस पे सोल्युबिलिटी चेक करनी है। दोबारा आपने ग्राफ पे आ जाना है, 10 डिग्री सेल्सियस पे ये 31 शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपने 51 माइनस 31, ये आपके पास 20 ग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने ग्राम्स मास आया? 20 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।